नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। अगर आप अपने घर में भागवत या भगवान की कथा करवाने के लिए किसी नौजवान पंडित को बुलाते हैं तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हम आपको एक नौजवान कथावाचक की एक ऐसी सनसनीखेज वानगी दिखाने जा रहे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि किसी भी नौजवान कथावाचक को अपने घर में कथावाचन या भागवत सुनाने के लिए बुलाएं या नहीं। मामला झांसी जिले से है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजौली थाना क्षेत्र में रहने वाले परिवार ने अपने घर में भागवत कथा का आयोजन किया और भागवत कथा में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के महगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले युवा कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा को बुलाया गया। युवा कथावाचक को सुनने के लिए महिलाएं और लड़कियां भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। भागवत कथा के दौरान युवा कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा का प्रेम प्रसंग एक नाबालिग लड़की से होने लगा। भागवत कथा पूरी होते ही कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा नाबालिग लड़की को एकांत कमरे में ले जाकर खुद को भगवान कृष्ण का रूप बताते हुए बड़े बड़े सपने दिखाने लगा और हर्षवर्धन शर्मा ने खुद को अविवाहित बताकर नाबालिग किशोरी को अपनी बीवी बनाकर हमेशा खुश रखने का वादा भी कर दिया। नाबालिग किशोरी कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा के झूठे वादों पर शिकंजे में फंसती चली गई और भागवत कथा खत्म होते ही कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा भागवत कथा की बिना दक्षिणा लिए ही नाबालिग किशोरी को अपने साथ लेकर फरार हो गया। मामला प्रेमनगर थाने पहुंचा। पुलिस ने नाबालिग किशोरी को लेकर भागने वाले शातिर हर्षवर्धन शर्मा की तलाश में झांसी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की। शातिर दिमाग कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इधर कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा अपने नाबालिग प्रेमिका को सबसे पहले ग्वालियर ले गया, जहां उसे एक दिन होटल में रखा और इसके बाद शादीशुदा प्रेमी हर्षवर्धन नाबालिग प्रेमिका को मथुरा और वृंदावन ले गया, जहां उसने किशोरी से फर्जी शादी भी कर ली। नाबालिग किशोरी से शादी करने के बाद जालसाज कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा लड़की को वैष्णो देवी लेकर के गया। उस दौरान नाबालिग को पता चल गया कि कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा पहले से ही शादीशुदा है। जैसे ही नाबालिग प्रेमिका को मालूम पड़ा कि उसका प्रेमी पहले से ही शादीशुदा है, प्रेमिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाबालिग अपने घर लौट आई। दूसरी तरफ कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा लड़की को फोन पर ब्लैकमेल करने लगा। अपने साथ नाबालिग को ले जाने की जिद पर अड़े प्रेमी हर्षवर्धन शर्मा से जब प्रेमिका परेशान हो गई तो इसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत नाबालिग ने पुलिस से की। जैसे ही शातिर कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा नाबालिग से मिलने झांसी आया, पुलिस ने शातिर जालसाज कथावाचक प्रेमी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में जालसाज कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि उसके गुरु ने उसको शिक्षा देते हुए कहा था कि पंडितों को 2 शादी करनी चाहिए और उसने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए दूसरी शादी की है। जेल जाते समय अपनी नाबालिग पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए कथावाचक प्रेमी हर्षवर्धन शर्मा ने धमकी देते हुए कहा कि जेल से छूटते ही मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी दूसरी पत्नी मेरे साथ नहीं गई तो मैं इसका मर्डर भी कर दूंगा। थाने पर कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा, जिनकी उम्र करीब 24 वर्ष है, जो भिंड के रहने वाले हैं, इनको नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये कथा करने के लिए बिजौली आए थे। कथा के दौरान ही अपने प्रेम जाल में नाबालिग लड़की को फंसाकर इसको भगा ले गए और भिंड ले जाकर के इससे शादी कर ली। करीब 6-7 दिन तो वहाँ पर इसको रखा था नाबालिग बच्ची को। फिर ये मौका पा करके भाग आई थी। जब इसने पुलिस को कंप्लेन किया तो इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इनसे पूछताछ पे ये पता चला कि इनके गुरु ने इनको बताया था कि शास्त्र में लिखा है कि कथावाचक को 2 शादी करनी चाहिए। इसी के तहत इन्होंने ऐसा किया है। प्रेम राजीव दीक्षित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। राजीव दीक्षित, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर कि अब कथावाचक अगर इस दिशा में चलने लगे तो आखिरकार आगे का समाज कैसा होगा। अभी पुलिस ने क्या इस पर कार्रवाई की है? जी, आपको बता दें कि ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र का मामला है और कुछ
दिन पूर्व यहाँ जो ये कथावाचक हैं, ये यहाँ पर कथा वाचने के लिए आए थे और इसी दौरान इन्होंने एक जो युवती थी उससे जो है प्रेम जाल में उसे फंसाया किसी तरीके से और उसको अपनी बातों में फंसाकर ये उसको भगा ले जाते हैं और उससे शादी भी की है। फिर जब उस की जानकारी हुई, फिर उस जो युवती है उस लड़की पर जो है पछतावा हुआ। उसके बाद उसने कहीं ना कहीं जो कथावाचक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है उनके परिजनों के द्वारा। अब कथावाचक को जो है जेल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाला मामला है और लगातार इस तरीके से कई मामले आ रहे हैं जो कथावाचक हैं, तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली घटना है। जी। और इसी के साथ साथ राजीव, हम जानना चाहते हैं कि जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, उसका क्या कहना है, उसकी क्या मांग है? जी बिल्कुल, जो लड़की है परिजनों के द्वारा और लड़की की मांग है कि इसने हमें गुनाह किया था, ये जो कथावाचक है उसने किसी की बातों में उलझाया और इसको अपने साथ ले गया और कहीं ना कहीं उनके जो परिजन हैं उन्होंने भी कथावाचक में जो इसके साथ उसने जो गलत किया है उसी जो धाराएं हैं उसी धाराओं के तहत इसको जेल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं महिला का भी जो युवती है उसका भी साफ कहना है कि यह सब बातें उसने हमें बातों में उलझाया है, तो कहीं ना कहीं यह सब गलत हुआ है उसके साथ। इसी के तहत उसके ऊपर जो कथावाचक है कार्रवाई भी की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम का वक्त बचा है। बीजेपी जहां जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। विपक्षी पार्टियों के बीच चल रही एकजुटता की कवायद के बीच अब बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में है। अगले कुछ महीनों में प्रस्तावित कैबिनेट का विस्तार इसी कवायद की कड़ी पर है। सवाल उठता है कि आखिर कुनबा सहेजने और बढ़ाने के लिए बीजेपी इतनी बेचैन क्यों है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एनडीए का होगा विस्तार, विपक्ष की रणनीति पर पलटवार, साथ आएंगे पुराने साथी। विपक्ष अगर एकजुट होकर केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का दम भर रहा है, तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है। बीजेपी ने एक बार फिर छोटे छोटे दलों के सहारे क्षेत्रीय समीकरणों को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पिछले दिनों पार्टी के सीनियर नेताओं की 6 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद जहां मोदी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की चर्चा है, तो वहीं चर्चा इस बात पर भी है कि कई नए सहयोगियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि भले ही पहले 2 चुनावों में उसे अपने दम पर बहुमत मिल गया हो, लेकिन अगले चुनाव में अगर बहुमत से जरा भी चूक होती है तो पहले से ही बैकअप तैयार रहेगा। खबर है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले एनडीए छोड़ चुके कुछ दल फिर से शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल के भी एनडीए कुनबे के साथ आने की चर्चा है। कृषि कानूनों पर अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा था, अब कृषि कानून वापस हो चुके हैं, इसीलिए अकाली दल के पास न आने का कोई बहाना बचा नहीं है। खबरें ये भी है कि चिराग पासवान को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान सियासी तौर पर हाशिए पर चल रहे हैं। बीजेपी की कोशिश उन तमाम दलों को दोबारा साधने की है जो कभी न कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक ऐसे कई दल हैं जो पहले एनडीए के साथ रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं। इनमें से एक बड़ा नाम तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू का भी है। 2014 में टीडीपी ने बीजेपी का साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 चुनाव से पहले चंद्रबाबू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू की सियासत भी आंध्र प्रदेश में कुछ खास नहीं है। ऐसे में अगर वो भी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बीजेपी की रणनीति विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार को भी लेकर लगभग तैयार है। इसके जरिए बीजेपी नीतीश कुमार को घर में ही घेरने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी के तरकश में कई तीर हैं। चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी एनडीए में आने का पहले से ऐलान कर चुके हैं। मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा की भी वापसी लगभग तय है।
बात यूपी की करें तो एक बार फिर यूपी में एनडीए का नक्शा बदल सकता है। इसके लिए बीजेपी छोटे दलों का दांव लगाने की कोशिश में है। यूपी में अपना दल पहले से एनडीए का हिस्सा है। ओम प्रकाश राजभर के सुर भी 2022 का चुनाव हारने के बाद बदले बदले हैं। माना जा रहा है कि राजभर की पार्टी भी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा हो सकती है। इसके अलावा भी एनडीए में कई ऐसे सहयोगियों की एंट्री हो जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दक्षिण में कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार के बाद भी पार्टी का मनोबल ज्यादा टूटा नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की नजदीकी बढ़ रही है। सूबे की सियासत में लगभग हाशिए पर जा चुकी जेडीएस को इस वक्त सहारे की जरूरत है। अकेले दम पर वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं। ऐसे में जेडीएस का भी एनडीए का हिस्सा बनना लगभग तय माना जा रहा है। यानी साफ है कि अगले कुछ महीनों में एनडीए का कुनबा अगर बढ़ता हुआ दिखे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में चल रही बैठकों का दौर ये बताने के लिए काफी है कि गठबंधन के विस्तार को लेकर बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व किस कदर गंभीर है। जाहिर है अगर बीजेपी ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो विपक्ष को सियासी अखाड़े में नाको चने चबाने होंगे, क्योंकि अकेले बीजेपी से बार बार मात खा रहे विपक्ष के सामने जब एनडीए की बड़ी ताकत सामने होगी तो निपटना आसान न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देहरादून से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के न्यूज़ 1 इंडिया की ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था, उसका फाइनल ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार है। कल कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी दे दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, एक उत्तराखंड से निकला विषय, ये बहुत बड़ी बात है कि बीते 22 वर्षों में शायद ऐसा पहली बार होगा कि उत्तराखंड से निकला विषय अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसके समर्थन में विपक्षी दल भी आ रहे हैं। हालांकि विरोध है, सबकी अपनी राय है, लेकिन विपक्षी दल भी इसके समर्थन में आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया और चुनाव जो आम चुनाव विधानसभा के हुए उस चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष प्रस्ताव रखा था और उन्होंने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, इसको उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जागरूकता से और समाज का एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा जिस पर समय समय पर बात उठती रही, उस पर उत्तराखंड के लोगों ने आगे आकर हमको सरकार में आने का मौका दिया, दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तराखंड की जनता सही मायने में इसके लिए जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है वो बधाई उन्हीं को है, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, हमारे पड़ोसी राज्य में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य इसके समर्थन में है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट भले ही अब सत्ता में नहीं, परंतु वो भी समर्थन में है, वो भी एक अपनी बैठक कर रहे हैं, हालांकि रणनीति का खुलासा नहीं किया। केरल के राज्यपाल इसे बहुत बेहतर मानते हैं। पूरे देश में इसको लेकर एक पॉजिटिव संदेश है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इसको लेकर अब एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। केंद्र भी इसको विधेयक के रूप में लाने की तैयारी में है। तो क्या सर मानते हैं कि उत्तराखंड से निकला विषय जो पूरे देश में गया, इसको लेकर एक पॉजिटिव माहौल भी बना है, राष्ट्रीयता की भी एक भावना और मजबूत हुई है? निश्चित रूप से एक देश के अंदर लगातार ये बात लंबे समय से उठती रही है कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें भी इसका उल्लेख है। इसलिए जो भारत की विधि व्यवस्था है, भारत के संविधान पर जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है, सारे लोग स्वागत करेंगे और ये हम किसी के विरोध में नहीं लाए हैं, ये तो हम सबके संतुष्टिकरण के लिए लाए हैं, सबके उत्थान के लिए लाए हैं, सबके स्थिरीकरण के लिए लाए हैं। सर, चुनाव से पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि आपका हंसमुख व्यवहार भी है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपने इसका ऐलान किया, कमेटी बनी और कमेटी की ड्राफ्ट जो है वो लगभग बनकर तैयार है। माना जा रहा था कि 30 जून को ड्राफ्ट आ सकता है, हालांकि कुछ विलंब है। तो क्या माना जाए सर जुलाई अंत में या अगस्त में सरकार विधानसभा सत्र बुला रही है? अभी ड्राफ्ट हमको मिलने वाला है, जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा तो हम आगे की जो रणनीति है उस बनाएंगे, आगे का जो भी कार्यक्रम बनेगा
जल्द से जल्द हम इसको लागू कर दें। कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, अभी कमेटी के लोगों ने इतना ही बताया है कि उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया है और जल्दी ही हमको सौंपेंगे। सर 15 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी उत्तराखंड में रहेंगे, वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आ रहे हैं, तो क्या उनके समक्ष भी ये विषय उठने वाला है? क्योंकि केंद्र में वो गृह मंत्रालय भी उनके पास है और गृह मंत्रालय भी इसको विधेयक के रूप में भी आगे प्रोसेस कर रहा है, तो क्या माना जाए ये दिन और भी महत्वपूर्ण होगा यूसीसी को लेकर? नहीं, देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं और उनका मार्गदर्शन हम लेते रहते हैं। सभी विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिलता है और राज्य के लिए जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं वो हमको मार्गदर्शन भी देते हैं और हम उनके दिए हुए मार्गदर्शन से आगे भी बढ़ते हैं। सर आज से आप दिल्ली भी जा रहे हैं 2 दिनों के लिए। गडकरी जी आज से भी जो बड़े नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड को कई बड़ी सड़कें, बड़े पैचेस और बड़ा बजट दिया है, उनसे भी मिलेंगे। क्या कार्यक्रम है सर दिल्ली का? नहीं, देखिए, आज तो मैं चूँकि एयरपोर्ट से संबंधित जो पिथौरागढ़ का हमारा हवाई अड्डा है वो एयरफोर्स को दिया जाना है, चूँकि उसका संचालन रक्षा विभाग से होगा। डिफेंस उसकी देखभाल करेगा या वायुसेना एयरफोर्स उसको संचालित करेगा। चूँकि वो काफ़ी दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको ले लिया जाए। इसी प्रकार से धारचूला और जोशीमठ 2 हेलीपैड ऐसे हैं जो सेना के क्षेत्र में है, सेना उनका संचालन करती है। समय समय पर राज्य को भी, चूँकि उन स्थानों पर हमारे हेलीपैड नहीं है, तो राज्य को भी उनके संचालन की अनुमति दे दी जाए। और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर CSD कैंटीनें अभी खुलनी हैं। हमारे सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने लगातार ये उनकी ज़रूरत रहती है कि CSD कैंटीन जगह जगह पर खोली जाए। तो मैं उनसे ये भी अनुरोध करूँगा कि कैंटीन हमको जो है अधिकाधिक हमारे राज्य में खोला जाए, क्योंकि हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। लोगों ने इसको लागू करने के लिए अपना समर्थन दिया है, हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ड्राफ्ट बनाने वालों ने 2,35,000 लोगों से सीधे सीधे बात की है, विद्वानों से बात की है, अनेकों धार्मिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, स्टेक होल्डरों से, सभी से वार्ता करने के बाद ड्राफ्ट बनाया है। एक अच्छा ड्राफ्ट आएगा जो सबके सशक्तिकरण के लिए होगा, हर वर्ग के उत्थान के लिए होगा और हम उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। हम देश के अन्य राज्यों से भी सबसे अपेक्षा करेंगे कि जो हम उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं वो सभी जगह लागू हो। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यूसीसी पर बहुत दो टूक कहा है कि लोग भी इसका पालन करें, क्योंकि ये किसी के खिलाफ नहीं है। इसके पीछे एक ही भावना है कि एक देश, एक नियम, एक कानून होना चाहिए और केंद्र सरकार भी इस पर विधेयक लाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उत्तराखंड से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश भी गया है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।